अच्छा भाई, बैकएंड स्टार्ट करने के लिए पहले तो हम नोड जेएस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वैसे बैकएंड किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज पे नहीं होता, पाइथन पे भी होता है, सही है, गो लैंग्वेज पे भी होता है, रस्ट पे भी होता है, ठीक है, पीएचपी पे भी होता है। तो बैकएंड का कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग मर्न स्टैक पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास कोर्स के अंदर क्या है, जावास्क्रिप्ट बेस पे हम लोग बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, नोड जेएस है, सही है। क्या है, नोड जेएस। तो नोड जेएस अपने पहले आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, सही है। आप लोगों ने ऑलरेडी रिएक्ट पे काम किया तो आप लोगों को नोड जेएस इंस्टॉल होगा। अगर किसी के पास नहीं है तो वो यहाँ से इसको इंस्टॉल कर ले, ठीक है। डाउनलोड पे जाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये LTS है, उसके बाद करंट है, तो आपको जो दिल करे आप इसमें से इंस्टॉल कर लो, सही है। अच्छा, NPM भी आपके पास इंस्टॉल चाहिए। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो NPM भी आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा। NPM का पता है ना क्या फुल फॉर्म होती है, नोड पैकेज मॉड्यूल, मॉड्यूल होती है। अच्छा, दूसरा आप NPM का किसी को आइडिया है, NPM भी आप इंस्टॉल कर लो, सही है। विंडोज़ के लिए इसको आप कर सकते हो, जिसका विंडोज़ है विंडोज़ कर ले, बाकी जिसके पास मैक वगैरह है दूसरा कोई है तो वो उसके हिसाब से इंस्टॉल कर ले। यार NPM बेसिकली नोड वर्जन मैनेजर है, ठीक है। इसका पर्पस ये होता है कि समटाइम हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जिसके नोड वर्जन्स पुराने होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हो सारे नोड, मतलब वर्जन्स, डिफरेंट वर्जन्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे उन्होंने दिखाया हो तो सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, बहुत ज़्यादा इजी इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे। मैं दिखा देता हूँ, ये वाली तो नहीं है शायद, ये वाली चाहिए विंडोज़ 10 के लिए, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छी इजी लिखी हुई इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे पूरा आपको बताया तरीका का किस तरह इंस्टॉल करना है। और स्पेसिफिक यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी पूरी, और आप उस हिसाब से जो है ना नोड पैकेज मॉड्यूल या जो अपना नोड वर्जन जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे, सही है। समटाइम ऐसा होता है, समटाइम क्या बिल्कुल ऐसा होता है कि अक्सर कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो पुराने नोड पे बने होते हैं, तो वो कुछ उनके लिए आपको जो है ना अपना नोड वर्जन स्विच करना पड़ता है, सही है। तो ये NVM ही एक ऐसा सपोर्ट है जिसके लिए आप नोड वर्जन को स्विच कर सकते हो दूसरे पैकेजेस को यूज़ करने के लिए, सही है। ये आप लोग देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपको आसानी हो जाएगी, इंट्रोडक्शन भी दूंगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो आपके पास क्या हो गई, इंस्टॉल जो आपको करनी है, ठीक है। आप ये जब कर लोगे तो क्या होगा आपका, अब आप सर्वर बना के मतलब अपना काम स्टार्ट कर सकते हो नोड जैसे। अच्छा, जावास्क्रिप्ट जो है ना बेसिकली पहले स्पेसिफिक जो है ना ब्राउजर के लिए बनी थी, सही है। सबको पता है ये बात। आप लोग जो बना के आ रहे हो, अभी जो सारा काम करके आ रहे हो, सारा अभी तक ब्राउजर पे था, सर्वर साइड पे अभी तक हमने कोई काम किया ही नहीं था, सारा ब्राउजर साइड पे चल रहा था। लेकिन एक बंदा था, आई थिंक उसका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, रायन डेल करके नाम है शायद उसका, उसने C++ के अंदर यूज करते हुए उसने जावास्क्रिप्ट को सर्वर पे रन करके दिखाया। अच्छा, ये कब हुआ, ये तब हुआ जब जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे चल रही थी, सही है, और गूगल ने अपना इंजन अपडेट कर दिया था, V8 पे आ गया था, सही है। ये बेसिकली सर्च इंजन वगैरह के रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, खैर मुझे भी ज़्यादा डिटेल में नहीं पता वो इंजन क्या करता है क्या नहीं है, लेकिन उस इंजन को V8 इंजन कहते हैं। गूगल ने उस पर जब इम्प्लीमेंट करा तो जो है जावास्क्रिप्ट और अच्छी और फास्ट हो गई थी। तो फिर उस बंदे ने क्या किया कि C++ को यूज़ करते हुए जावास्क्रिप्ट से थ्रू एक बैकएंड, मतलब एक लैंग्वेज कह लो, या एक उसने जो है एक मॉड्यूल तैयार कर दिया उसने, जिसपे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू सर्वर पे भी हम उसको रन कर सकते हैं। मतलब आप जब हेलो वर्ल्ड लिखते हो, कंसोल करते हो, तो आपको कहाँ दिखता है, क्लाइंट साइड पे दिखता है, मतलब आपको ब्राउजर पर जाना पड़ता है, कंसोल करना होता है, वहाँ दिखता है, ऐसा ही है। लेकिन नोड जेएस के अंदर क्या है, जब हम नोड को यूज़ करते हुए उसको यहाँ पे अपने टर्मिनल के अंदर भी देख सकते हैं, सही है। ये बेसिकली जो है ना एक नोड जेएस की समझ लो एक हिस्ट्री या डॉक्यूमेंट्री कह लो आप इसको, बस इतनी ज़्यादा कुछ खास में चीज़ें हैं नहीं। अब तो नोड जेएस से भी बड़े बड़े की चीज़ें बहुत सारी आ गई हैं, ठीक है। आजकल बन की जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। बन जेएस के नाम से यहाँ पे आया है, ठीक है, लेकिन ये मेरे ख्याल से विंडोज़ पे अभी तक आया नहीं है, लिनक्स और मैक उस पे ही है, सही है। ये बन
ठीक है। और शायद एक और है इसमें, एक टेनो है। तो ये सारी क्या है, ये सारे जो है ना नोट जेएस के जो है ना ऑल्टरनेटिव हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना पॉपुलर होते जा रहे हैं। डेवलपर भी जो है ना आजकल इतना यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन बन की डिमांड ज़्यादा बढ़ती आ रही है। अब फ़ायदा क्या है, ये और ज़्यादा फास्ट है, इनकी स्पीड ज़्यादा अच्छी है, इनका जो है ना वर्किंग पर्पस तो थोड़ा सा और बेटर है जावास्क्रिप्ट या नोट जेएस के कंपेयर। ठीक है, विंडो सपोर्टेड नहीं है अभी तक, ये मैक और लिनक्स पे ही है ये, लेकिन आप उसको चला सकते हो। विंडोज़ पर तरीक़ेकार डिफरेंट है इसके चलाने के ना, मतलब अगर आप कोई लिनक्स बेस्ड कोई वर्किंग आप करते हो, ठीक है, तो आप उसको किस तरह करते हो विंडोज़ में, उसी तरह ये भी चल जाएगा। अच्छा, तो बैकएंड क्या होता है इतना तो आपको पता होगा मेरे हिसाब से, है ना? बैकएंड पता है किसी को? चलो नहीं पता बता देता हूँ मैं। अभी तक जो हमने पढ़ा फ्रंट एंड था, सही है। अब हमने क्या देखा कि भाई हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डाटा कुछ भी भेज रहे हैं, सही है, कुछ भी डाटा हमने एक फॉर्म भरा, अब वो डाटा हमने सबमिट किया, वो कहाँ जा रहा है? वो कहीं ना कहीं एक जगह जा रहा है, सही है। वो कहाँ जा रहा है? डाटाबेस के अंदर। डाटाबेस कहाँ से मैनेज होता है? बैकएंड के थ्रू डाटाबेस पूरा मैनेज होता है, सही है। बैकएंड सर्वर, बेसिकली सर्वर। आप जो रिक्वेस्ट भेजते हो वो सर्वर पे भेजते हो, सही है। तो सर्वर क्या करता है, आपके डाटा को लेता है और डाटाबेस में सेव कर देता है। और सर्वर जो ऐसी चीज़ है, एक मशीन है, आपका कंप्यूटर जो मतलब जो मेरे सामने अभी रखा हुआ है पीसी या आपका लैपटॉप, सब सर्वर है, सही है। जो अभी तो हमारा ऐसा होता है कि यार हम कोई वर्किंग करते हैं तो ये चल रहा होता है, अदरवाइज हम बंद कर देंगे तो बंद हो जाता है। लेकिन सर्वर क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता है, सही है। लोकल होस्ट की बात अलग होती है, अदरवाइज अगर आप सर्वर की बात करते हैं, जैसे गूगल पे आप कोई रिक्वेस्ट करते हो, कुछ सर्च करते हो, सही है, तो वो कहाँ जाती है एक रिक्वेस्ट? वो सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है, गूगल के सर्वर पे, सही है। वो कभी बंद नहीं होता, चलता रहता है, ठीक है। कभी बंद हो जाएगा तो फिर आप लोगों को मुश्किलात हो जाएंगी ना, सर्चिंग नहीं कर सकोगे, तो वो चलता रहता है। तो वो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? गूगल के सर्वर पर, सही है। फिर आप उसमें कुछ ना कुछ क्यूरी लिखते हो कि यार मुझे, जैसे कि यहाँ पे एक चैट जीपीटी सर्च कर लिया आपने, या कुछ भी XYZ कुछ भी सर्च कर लिया, इमेजेस वगैरह, फिर वो क्यूरी आपकी जाती है डाटाबेस के अंदर और वहां से सर्च करके डाटा आपको निकाल के दे देती है। ये सारा जो प्रोसेस है बीच में सारा हैंडल कौन कर रहा है? सर्वर है। आपकी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पर, सर्वर डाटाबेस से कनेक्ट होता है, उससे डाटा उठाता है और आपको वापस रिस्पॉन्स में आपको भेज देता है, रिटर्न कर देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात? तो समझ में आई बात कि आप जो काम करोगे, जो डाटा आप भेजोगे फ्रंट एंड के थ्रू, वो कहाँ जाएगा? सर्वर पर। सर्वर का काम क्या है? डाटाबेस से कनेक्शन करना, उससे बातचीत करना, उससे डाटा लाना जो आपने उससे मांगा, या जो आपने उसको कोई भी क्यूरी दी तो वो उससे लेके आपको रिटर्न कर देगा, सही है। सर्वर का काम सिर्फ इतना है, ठीक है। सर्वर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है? सर्वर के बगैर काम चल जाएगा? नहीं चल सकता। डाटाबेस हम बगैर सर्वर के चला सकते हैं? नहीं चला सकते, सही है। तो सर्वर बनाना जरूरी है। सर्वर कुछ नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर है जो आपका समझ लो 24 आवर्स चल रहा है, बस वो वाला कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर आपका तब तक ओपन है जब तक खुला हुआ है, तब तक चल रहा है। आप उसको बंद कर दोगे, सर्वर बंद हो गया, सही है। लेकिन जो एक्चुअली सर्वर्स होते हैं ना, वो चलते रहते हैं कंटिन्यूसली। AWS का आप लोगों ने नाम सुना है ना? AWS आप लोगों ने वैसे ज़्यादातर सुना होगा, अमेजॉन की सर्विसेज देता है, ठीक है। अमेजॉन ई-कॉमर्स पे भी काम करता है और इन चीज़ों पे भी काम करता है, ठीक है। AWS की सर्विस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट के अंदर, AWS की सर्विसेज, सही है। क्लाउड आपको पूरा देता है, सर्वर, सही है। इनके सर्वर्स देखे आपने? आप लोग ज़रा इनकी वीडियोस देखना ज़रा इंटरनेट पे जाके। इनके सर्वर्स पानी के अंदर होते हैं ना, बिल्कुल ही नीचे जाके इन्होंने पूरा पैक किए। इनके सर्वर सिस्टम पूरे कहाँ होते हैं? पानी के अंदर, सही है। वो आपके लिए क्लाउड है, लेकिन है तो एक जगह, सर्वर तो है ना कहीं तो रखा है ना किसी ने। सर्वरलेस का नाम सुना है किसी ने? हाँ, सर्वरलेस। ज़रा एक्सप्लेन करना सर्वरलेस क्या होती है। अच्छा चलो, कोई और आपके बराबर में नहीं सुना? कोई और? जी, सर्वरलेस का मतलब ये है, नहीं वो तो फायर बेस भी समझ लो, चलो वो तो क्लाउड बेस आ गया एक तरीके के, ठीक है। मैं सर्वरलेस की बात कर रहा हूँ। लोगों के ज़हन में सर्वरलेस से मुराद पता है क्या आता है? कि सर्वर है ही नहीं। सही है, आपकी बात सही है। मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। देखो, सर्वरलेस का जो लोगों का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सर्वर नहीं है, नाम ऐसा रखा है उन्होंने सर्वरलेस। देखो हमारा क्या होता है, हम लोग एक सर्वर बनाते हैं नॉर्मली। मेरी मशीन ही सर्वर है, ठीक है।
अब ये क्या है, एक स्पेसिफिक वर्किंग है, मतलब इसके अंदर 4 GB रैम लगी हुई है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ ना कुछ कंप्यूटेशनल पावर जितनी है इसकी स्पेसिफिक है। अब मेरे पास 1-2 यूजर आएंगे तो भी वो इतनी कंज्यूम करेगी, और मेरे पास अगर लाख यूजर आ जाएंगे तो भी इतनी कंज्यूम करेगी पावर, सही है। अब मसला यहाँ पे ये है कि अगर मेरे पास लाख यूजर आते हैं तो ये क्या होगा कि एक तो ये क्रैश भी हो सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके। अच्छा, और दूसरा इसका ये है कि भाई क्रैश होने के साथ साथ अगर ये कंटिन्यूसली चल रहा है, सही है, तो ये मेरी एक पावर कंज्यूम करे जा रहा है। बात समझ में आ रही है? कंटिन्यूसली चल रहा है और क्या हो रहा है, पावर कंज्यूम हो रही है, मतलब कंटिन्यूसली चीज चले आ रही है, चले आ रही है, चले आ रही है, तो बिजली का बिल भी आएगा और सर्वर का अपना एक जो एक, अगर आप कोई क्लाउड बेस्ड वर्किंग करते हो या कोई दूसरा भी, तो उसका एक अपना जो है ना बिल वगैरह होता है दूसरा, ठीक है, तो वो भी आपका बन रहा है। अब सर्वरलेस में ये होता है कि एक तो आप जब आप क्लाउड बेस्ड वर्किंग होती है बेसिकली ना, तो उसके अंदर अब ये होता है कि जैसे मेरी कोई वेबसाइट है जो सीजनल है, सही है, जो सीजन में वर्किंग करती है, अदरवाइज चलती नहीं है, बहुत कम काम करती है। तो मतलब जैसे विंटर का मेरे को जो सेल है, विंटर पे मैं से एक तरीके स्वेटर्स बेचता हूँ जो विंटर पे बिकते हैं, समर पे नहीं बिकेंगे, तो वेबसाइट ठंडी होगी, ऐसा ही है ना, यूजर नहीं आएंगे इतने। तो अब होगा क्या, उसके अंदर होता ही है सर्वरलेस के अंदर, ठीक है, AWS सर्वरलेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, और भी एक दो चीजें और भी, मतलब AWS के अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो सर्वरलेस प्रोवाइड करती हैं। वर्सल आपका सर्वरलेस प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके बैकएंड पे जो है ना AWS ही यूज होता है वर्सल के ऊपर भी, ठीक है। आप लोग वर्सल पे जब डिप्लॉय करते हो वेबसाइट, तो आप जब कमिट भी करते हो कुछ, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो पूरा उसका AWS से कनेक्शन है और उसमें CI/CD पाइपलाइंस यूज होती हैं, ठीक है। ये हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह, अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो मैं बताऊंगा आपको किस तरह बनाते हैं चीज़ें। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा था, भूल गया मैं, दोबारा बताना, कोई रिपीट कर दे। सर्वरलेस, तो सर्वरलेस क्या आता है कि आपने एक सर्वर बना के रख दिया, ठीक है। अब आपने उसको पहले बता दिया कि यार मेरे पास एक 4 GB की आप रैम रख लो और इतनी स्टोरेज रख लो, ठीक है। अब होगा ये, वो सर्वरलेस एक्टिव कब होगा, समझ लो जब तक आपका यूजर नहीं है ना, वो सर्वर आपका स्लीप पे, ठीक है, स्लीप मोड के ऊपर है, तो आपका बिल नहीं बनेगा, समझ लो। बात समझ में आ रही है? एक होता है कंटिन्यूसली चलना, एक होता है सर्वर आपका ऑन जरूर है लेकिन आपका बिल नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि वो स्लीप मोड पे। अब आपका यूजर जब आएगा तब वो एक्टिव होता है, सही है। अच्छा, अब जब दोबारा आपका मतलब वो उस एक्टिव होने के 5 से 10 मिनट तक एक्टिव होता है, फिर दोबारा स्लीप मोड पे चला जाता है। और अगर आपका नॉर्मल सर्वर क्या होता है, अगर आपका यूजर आएगा, वो एक्टिव है, तो वो कंटिन्यूसली एक्टिव ही रहेगा, सही है, वो क्लोज होता ही नहीं ना, स्लीप मोड पे जाता है वो। समझ में आ रही है बात? सर्वरलेस का ये डिफरेंस है। एक तो उसने बिल पेमेंट में आपको जो है ना क्या बचा लिया, एक कॉस्ट बचा ली है। बिल सर्वर्स पे बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, हमारा तो पाकिस्तान में इतना ज्यादा या छोटी कंपनीज में इतना सर्वर्स इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन जो बड़े बड़े जिनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनका पूरा पूरा काम ही सर्वर पे होता है, तो उनकी तो बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है सर्वर के ऊपर। दूसरा ये कि अगर मेरे पास यूजर आते हैं ज्यादा, तो वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली उसको शिफ्ट कर देता है उन सर्वर्स पर जिनकी रैम ज्यादा होती है या जिनकी पावर ज्यादा होती है, ठीक है। ये आप उसको जब सर्वर क्रिएट कर रहे होते हो AWS के अंदर, हम किस तरह चीजें क्रिएट करते हैं या डिप्लॉय कर रहे होते हैं, तो सारी चीजें हम उसको बताते हैं कि यार मैक्सिमम इतना सारी चीजें। जी जी, ऐसा ही है, लेकिन ये बताना पड़ता है ना उसको। क्लाउड बेस्ड वर्किंग में ज्यादातर सारा ये काम होता है, सारी चीजें लिमिट बतानी पड़ती है उसको कि यार मुझे इतनी लिमिट रखनी है, इतना मैक्स रखना है। क्योंकि मैंने कहा ना मेरी वेबसाइट सिर्फ सीजनल है, तो अगर देखा जाए तो समर में मेरे पास डाटा नहीं आएगा, यूजर नहीं आएगा, आ गए तो 1 2 3 4 बस, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन विंटर में अगर मैं सेल लगा देता हूँ कोई अच्छी सी, तो मेरे पास लाखों यूजर्स आ जाएंगे, तो मेरा सर्वर क्रैश भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लोड आने पे वो रिस्पॉन्स भी नहीं देगा, अक्सर ऐसा होगा, क्योंकि जब ज्यादा लोड होगा। तो AWS क्या करता है, इन चीजों को सर्वरलेस चीजें सारी मैनेज करने के बाद क्या करते हैं, ये चीजें वो पावरफुल सिस्टम पे ट्रांसफर कर देता है आपका सर्वर, ठीक है। क्योंकि क्लाउड बेस है, तो वो क्या करेगा, अगर आपने उसको बताया होगा कि मिसाल के तौर पर मेरी 16 GB आप मैक्स रख लो रैम, ठीक है, और मिनिमम रख लो 2 GB, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, जब उसको लगेगा डाटा ज्यादा हो रहा है तो वो शिफ्ट कर देगा 4 GB पे, या अगर उससे ज्यादा होगा तो वो 8 और 16 पे शिफ्ट कर जाएगा। बात क्लियर हो रही है? सर्वरलेस फंक्शंस वगैरह बनते हैं, इस तरह सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बात हमारी क्या चल रही थी, बैकएंड पे चल रही थी। तो हमें किसी भी चीज को डाटा स्टोर करने के लिए, सारी चीजों के लिए डाटाबेस चाहिए होता है, और डाटाबेस से कनेक्शंस के लिए, डाटाबेस में कुछ भी वर्किंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक सर्वर, ठीक है, जिसको हम बैकएंड कहते हैं, जिसमें हम सारा जो चीजें पीछे से हैंडल कर होता है, ठीक है। ये चीजें वो होती हैं जो जिसका यूजर्स को पता ही नहीं है, क्लाइंट को पता ही नहीं होगा कि पीछे क्या चल रहा है। क्लाइंट से मुराद यूजर्स है, ठीक है। आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, आपको नहीं पता बैकएंड पे क्या लॉजिक है, क्या चीज़ है, आपको सिर्फ फ्रंट एंड दिख रहा है, फ्रंट एंड समझ में आ रहा है कि फ्रंट एंड से ये चीज़ें हैंडल हो रही है। जो बैकएंड का काम होता है, असल मेन गेम पर्पस ही वही होता है सारा, ठीक है, वो हैंडल कर रहा होता है।
हाँ, लेकिन ये बात है कि सब में ज़्यादा वर्किंग फ्रंट एंड डेवलपर की होती है, ठीक है। या मैं कहूँगा कि गधा मजदूर जो होता है ना, वो फ्रंट एंड डेवलपर होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है उसके अंदर। रिस्पॉन्सिव भी वो देखता होता है, क्योंकि हर मोबाइल के हिसाब से उसको चीज़ें मैनेज करनी है, ठीक है। और अगर क्लाइंट को कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो वो उस चीज़ों को देखता है। फ्रंट एंड बैक एंड वाला सिर्फ बैक एंड बनाता है, एपीएस बनाता है, बोलता है भाई मेरा काम हो गया भाई, अब तुम देख लो जी। दोनों दोनों जॉब्स अलग होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक होती है, ज़रूरी नहीं है ऐसा, बिल्कुल। एक फुल स्टैक जो है ना वो अलग चीज़ है। फुल स्टैक के अंदर भी वो आपसे ज़्यादातर स्पेसिफिक उनको जो रिक्वायर्ड होता है ना, जब वो हायरिंग कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं हायरिंग कर रहा हूँ, मुझे स्पेसिफिक अभी ज़रूरत है बैकएंड की, मैं हायर फुल स्टैक ही करूँगा। ये पाकिस्तान का असूल है, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि उनको सब कुछ चाहिए, एक के अंदर उनको सब कुछ चाहिए। यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर डेवऑप्स भी बना होता है, सही है। डेवऑप्स की जॉब हालांकि अलग होती है, हर कंपनी के अंदर एक डेवऑप्स की टीम अलग होती है, ठीक है, सारा अलग पर्पस है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो यहाँ पे इनको एक बंदे में सब कुछ चाहिए, इनको पूरा आईटी कंपनी चाहिए, इसको पीएचपी भी होती हो, उसको जावा भी आती हो, उसको ये भी आता हो, कुछ भी आए तो सब आता हो, ये सारा पाकिस्तान के अंदर होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। फ्रंट एंड की स्पेसिफिक जॉब होती है, सही है, पैकेजेस उसके भी अच्छे हैं, बैक एंड की स्पेसिफिक जॉब है, उसके पैकेजेस भी अच्छे हैं। अब आप जब बड़ी कंपनीज में जाते हो ना, जैसे सिस्टम लिमिटेड, टेनपल्स वगैरह या मार्शल वगैरह, बहुत सारी हैं, तो इस तरह की कंपनीज में टीम्स होती हैं जो फ्रंट एंड पे सिर्फ फ्रंट एंड पे ही वर्किंग करती है, बैक एंड की टीम सिर्फ बैक एंड पे ही वर्किंग करती है। ये तो छोटे मोटे स्टार्टअप्स होते हैं ज़्यादातर जो लोग होते हैं, लेकिन ये क्या मैं एक बात बताऊँ आपको, एक स्टार्टअप में ना लर्निंग बहुत ज़्यादा है। अगर आपका मेन पर्पस लर्निंग है ना, काम करके कि यार लर्निंग करूँ स्टार्टिंग में, पैसा तो बना लेंगे, पैसा बन जाएगा। आप अगर अच्छा काम करना जानते हो, सीख लोगे तो पैसा बना लोगे, कहीं पे भी जाओगे तो स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको कहता हूँ कि मैं किसी बंदे को रिकमेंड नहीं करता आप अच्छी बड़ी कंपनी में जाओ, ठीक है, मैं ऐसा कहता हूँ, क्योंकि आप वहां जाके वही काम करोगे जो आपको आता है। एक कंपनी में आप फ्रंट एंड डेवलपर हायर हो गए, आप क्या काम करोगे फ्रंट एंड पे? रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस, यही करोगे ना। मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, एक फ्रंट एंड ज्यादातर इसी चीज पे काम हो रहा है ना, नेक्स्ट और रिएक्ट पे। अब ये चीज आपको ऑलरेडी आती है ना, तो आप इसमें थोड़ा एक्सपर्टीज लेके चीजें समझ के आपने समझ लो 6 महीने साल में कर लिया, अब वो आगे आप उस कंपनी में अगर हो ना तो 4 साल तक वही करते रहोगे। मेरी सोच ऐसी नहीं है, क्योंकि मैं, कुछ लोग होते हैं जो इसको कहते हैं कंफर्ट जोन, वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो फिर उसी में रहते हैं। वो कहते हैं यार चले यार पैसे आ रहे हैं, काम होता जा रहा है, एंजॉय करते हैं बस, आगे कुछ सीखना है नहीं सीखना है, वो रुक जाते हैं वो लोग। मैं सही बता रहा हूँ आपको, वो लोग रुक जाते हैं। भाई ये होगा कि उनकी डेजिग्नेशन बढ़ती जाएगी, मतलब वो अगर एक जूनियर से सीनियर बन जाएंगे, हो सकता है 4 साल बाद 5 साल बाद टीम लीड बन जाए, लेकिन वो रहेंगे उसी फील्ड में और काम वही करेंगे, वो फ्रंट एंड का ही। लेकिन अगर आप स्टार्टअप में जाते हो तो आपको ये सारी चीज़ें खुद हैंडल करनी पड़ती है, सही है। फ्रंट एंड भी आप देखोगे, बैक एंड भी आप देख लोगे, सही है, मतलब डेवऑप्स पर भी सीख लोगे। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको एक स्टार्टअप सिखा सकता है, अदरवाइज और कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। बड़ी कंपनीज के अंदर फ्रंट एंड के अंदर जाओगे तो फ्रंट एंड के अंदर ही रहोगे, बैक एंड में नहीं जा सकते। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि भाई मैं इंटरव्यू दूंगा, जैसे नॉर्मली इंटरव्यू होता है, तो फिर आपका इंटरव्यू लेके फिर आपको अदरवाइज शिफ्ट कर दे तो वो कर दे, अदरवाइज मुझे उसका आइडिया नहीं कि शिफ्ट करते नहीं करते। लेकिन जो आपको काम आता है वही करोगे, आप कुछ नया सीख नहीं सकोगे उसके अंदर ज़्यादातर। और उसमें पता क्या होता है, पुरानी जो बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके पास ऑलरेडी बिल्ड एंड प्रोडक्ट्स होती हैं, सही है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी यूएस की प्रोडक्ट्स ली हुई होती हैं। अब उस पर सिर्फ मेंटेनेंस का काम होता है ज़्यादातर, ठीक है। नई आती है तो इक्का दुक्का, बहुत ज़्यादा नहीं आती, इक्का दुक्का आती है, वरना जो एक स्टार्टअप होता है उनका तो काम ही होता है कि नया प्रोजेक्ट पकड़ो, बनाओ और देके फिर नया प्रोजेक्ट पकड़ लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लोग भी प्रोडक्ट बेस पे काम नहीं करते, सब प्रोडक्ट बेस पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि फ्री के पैसे होते हैं। मेंटेनेंस पे सिर्फ आपने क्या करना है, बग्स फिक्सेस करनी है, या थोड़ा बहुत फीचर्स वगैरह ऐड कर दिए तो कर दिए, और उसके पैसे मिलते हैं, सही है। मैं भी एक यूके बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ, उसमें प्रोडक्ट बेस्ड काम है, सही है, फ्री के पैसे मेरे हिसाब से तो, सही है। क्या फ्री के पैसे हैं, कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत काम आ जाए, मेंटेनेंस वगैरह हो गई, अदरवाइज बग्स नहीं आता, चिल मार रहा होता हूँ, रिमोट जॉब है, किसी बाप को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, खैर हलाल करता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कि ज़्यादा वर्किंग नहीं होती उस पर। लेकिन आप जब एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हो, जिनका पर्पस यही है सिर्फ प्रोडक्ट पकड़ना है, बनाना है, उसको अच्छी तरह स्क्रैच से बिल्ड करना है एंड तक, और उसको जो है ना डिलीवर कर देना है, सही है। अगर वो कंपनी कहती है भाई कि हाँ यार आपने अच्छा बनाया, अब आप मेंटेनेंस भी देख लो उसकी, तो फिर आपको फ़ायदा हो जाता है, और स्टार्टअप ऐसे ही ग्रो करते हैं, ठीक है। तो फ्रंट एंड हो या बैक एंड, स्पेसिफिक आपकी मर्जी है, ठीक है। आप अभी आप लोगों ने फ्रंट एंड सीख लिया, आप फ्रंट एंड की तरफ तो जा सकते हो। बैक एंड सीखने के बाद लोग बैक एंड की तरफ भी मूव हो जाते हैं। इंटर्नशिप आपको जहाँ मिल जाए, मैं तो कहता हूँ उसमें घुस जाओ। बैक एंड मिलती है, बैक एंड घुस जाना, फ्रंट एंड मिलती है, फ्रंट एंड में घुस जाना, सही है। चलो आगे चलते हैं।
रन कैसे करेंगे, सिंपल से हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक बना लेता हूँ app.js के नाम से एक फाइल बना लेते हैं और सिंपल अभी console.log कर लेते हैं। सही है, इसको हम टर्मिनल पर रन करेंगे। अच्छा, कैसे रन करेंगे बता सकता है कोई इसको? क्या लिखेंगे? node app.js, हेलो वाला हमारे पास प्रिंट हो गया। सही है, यहाँ पे क्या दिखा आपको? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। यही आप काम कहाँ करते थे पहले? ब्राउजर पे करते थे। अच्छा देखो, ब्राउजर पे क्या, अच्छा यहाँ पे क्या नहीं चल सकता? एक सवाल है मेरा आपसे, तब आप लोग जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़िए। यहाँ पे क्या नहीं चल सकता आपका? डॉम नहीं चल सकता यहाँ पे आपका। वो स्पेसिफिक किस चीज के लिए होता है? ब्राउजर के लिए, ये बनाया उसी चीज के लिए गया। सही है, तो यहाँ पे आपके पास क्या नहीं चलेगा? डॉम। बाकी लॉजिकली जो वर्किंग है आपकी, जैसे कि आप कोई कैलकुलेटर वगैरह बना रहे हो और अदरवाइज दूसरी कोई चीज बना रहे हो, तो वो आप यहाँ पे इजीली बिल्ड कर सकते हो, चीजें बना सकते हो और प्रिंट करके यहाँ पे चीजें दिखा सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आप देखो, मेरा यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे जो है ना चलाया और ये चल गया, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? ये क्लोज हो गया। सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया, जितना लिखा था उसके बाद बंद कर दिया इसने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको चलाएंगे एक नॉर्मली अलग तरीके से। ठीक है, अच्छा हम एक काम करते हैं, एक मेथड कॉल कर लेते हैं http। ये कहाँ से उठाया? ये आपको मिलेगा Node.js की अपनी डॉक्यूमेंटेशन है बकायदा प्रॉपर ना, चूँकि इसकी कुछ बिल्टन फंक्शंस हैं, कुछ बिल्टन चीज़ें हैं जो आपको यहाँ मिल जाएंगी। Node.js मार्केट में वैसे इस्तेमाल नहीं होता, मतलब स्पेसिफिक कोर Node.js पे वर्किंग नहीं होती है मार्केट के अंदर। एक्सप्रेस वगैरह या nest.js वगैरह इस तरह के फ्रेमवर्क चीज़ें हैं जो हम लाइब्रेरीज हैं वो चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है कि उसके पीछे भी क्या चल रहा है, Node.js ही चल रहा है प्रॉपर, जो कोर Node.js होती है। ठीक है, जो यहाँ पे आपको सारे फंक्शन चीज़ें मिल जाएंगी, सारी वही चल रही है और इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी हो जाते हैं इससे, है ना, काफ़ी सारे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें आता हूँ const server http। ठीक है, http पे जाएंगे तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे पूरा क्या है, ये इंपोर्ट कर रहा है। अब आप चाहो तो यहाँ पे इंपोर्ट वाला मॉड्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आई थिंक 14 से पहले शायद उन्होंने जो है ना ये रिक्वायर्ड वाला वर्जन है, 14 के बाद उन्होंने इंपोर्ट वाला मॉड्यूल इसमें डाल दिया था, मतलब ES6 ECMAScript उन्होंने डाल दी थी। सही है, मैंने ट्राई नहीं किया, ट्राई कर सकते हैं वैसे हम। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, कि किस तरह चीज़ें जो है चल रही हैं। अब मैं करूँगा डॉट, सारे मेथड आपको यहाँ पे क्या मिल रहे हैं? क्रिएट सर्वर। क्रिएट सर्वर क्या है, नजर आ रहा है आप लोगों को? आप फंक्शन के ऊपर जब होवर करते हो तो आपको सारी चीज़ मिल जाती है कि यहाँ पे है क्या क्या। एक तो गई आपके पास क्या है? रिक्वेस्ट है, दूसरा क्या है? रिस्पॉन्स। सर्वर यही काम करता है ना, कॉल बाय फंक्शन है ना ये, क्या नहीं है? आप देखो ना, आप बनाया हुआ है ना उन्होंने, सब लिखा हुआ होता है फंक्शंस के। जब आप होवर करते हो तो आप काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। रिक्वेस्ट है, दूसरा क्या है? रिस्पॉन्स। अब मुझे अगर इसको लॉक करना है, मैं क्या करूँगा? रिस्पॉन्स भेजूंगा या रिक्वेस्ट करूँगा? सर्वर का काम क्या होता है? रिस्पॉन्स भेजेगा ना। सर्वर क्रिएट किया तो क्या करेगा? वो रिस्पॉन्स करेगा। तो रिस्पॉन्स में हमारा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें देख लो, ये सारे फंक्शंस हैं। अच्छा, Node.js पे थोड़ी सी वर्किंग भी डिफरेंट होती है एक्सप्रेस के मुकाबले में। एक्सप्रेस पे अगर हम रिस्पॉन्स भेजते हैं तो हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं, उसमें डाटा भेज देता है, डायरेक्ट भेज देता, चला जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम कोई डाटा, अगर कुछ
भेज रहे होते हैं कहीं पे भी किसी सर्वर पे रिक्वेस्ट पे, तो कहाँ जाता है वो थोड़ा तोड़ तोड़ के जो है ना इसमें आता है, डिवाइड करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। पहले काम करते हैं, सर्वर को डॉट लिसन, मतलब हमने इसको चला दिया, ठीक है। किस पे चलाएंगे हम इसको? 3000 पे, ठीक है। ये इसका पोर्ट है, पोर्ट तो पता है ना आप लोगों को। अभी तो मैंने कुछ इसमें लॉक किया नहीं है वैसे। अगर मैं इसको चला देता हूँ तो अब देखो ये क्या कर रहा है, सर्वर इसने क्लोज नहीं किया। सर्वर क्लोज किया इसने? सर्वर क्लोज कब करेगा? जब उसको हम बताएंगे, कमांड दे देंगे या कंट्रोल सी कर देंगे, या उसको हम कमांड दे देंगे कि भाई अगर ये रिस्पॉन्स आ जाए आपने सर्वर क्लोज कर देना है, अदरवाइज सर्वर चलता रहेगा। अभी तो ऐसे हमने कुछ लिखा नहीं है, तो हमें आज डाटा मिल जाएगा। वैसे तो डाटा अभी तो कुछ लिखा नहीं है, उससे देख लेते हैं 1 मिनट। लेसन इसलिए लिखा है कि लेसन जो है ना आपके जो है ना सर्वर को चला रहा है बेसिकली। सुन, लेसन का मतलब क्या होता है? सुनना, सही है, ऐसे ही होता है ना, लेसन यही होता है ना, ये क्या होता है? तो वो आपके सर्वर को चला रहा है इस वक्त, ठीक है। उसको पता चल गया कि इस पोर्ट पर, पता चल गया कि यार इस पोर्ट पर चलना है, तो वो चला रहा है, रन कर रहा है इस सर्वर को। पहले क्या हो रहा था, हम कुछ भी रिक्वेस्ट लिखते सर्वर क्या हो रहा था, सर्वर ने कुछ भी कमांड दी, उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ऐसा ही हो रहा था ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बंद नहीं हो रहा, आपके सामने यहाँ पे सर्वर ऑन है। मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूंगा तो क्लोज होगा, अदरवाइज चलता रहेगा सर्वर। अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, लॉग ही करके देखता हूँ। चल जाएगा ये? नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? रिस्पॉन्स पे हमें इसको सेट करना पड़ेगा। यार एक काम करो, उधर 5। अच्छा, हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें सारे जो है ना HTTP के, देखो यहाँ पे जाएंगे तो मेथड्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या चलाया, HTTP का सर्वर, सही है, क्रिएट सर्वर है ना। बहुत सारे जो है ना इसके अंदर चीज़ें हैं। क्रिएट सर्वर कहाँ चला गया? इसमें थोड़ा देखना भी बड़ा मुश्किल है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन है इनकी, थोड़ी सी रीड करना थोड़ा मुश्किल है। सर्वर डॉट लिसन रिस्पॉन्स, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब हम इसमें जो है ना इसको रिस्पॉन्स तो राइट होता है शायद, देख लेता हूँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा। राइट हैंड होता है, देख लेते हैं क्या पता चल जाए। क्या आएगा? राइट हेड, इस राइट से नहीं चलेगा। एक मिनट ना यार, मुझे राइट ही पड़ रहा है, ट्राई कर लेते हैं। ये कोड चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती नहीं है, लेकिन बेसिक्स थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है, लोकल हो चल जाए। रेस्ट और एंड भी होता है शायद।
लोकल बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। रिकॉर्डिंग ऑन है। स्टेटस कोड के लिए है ये। अच्छा, यार रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट है ना, रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट है, इसमें काफ़ी बिल्ट इन चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये कॉल बैक फंक्शन पता है ना, तो उसके अंदर चीज़ें हम लोग जो है ना समझ लो ये पैरामीटर्स निकाल रहे हैं और इसके अंदर सारी जो है ना ये फंक्शंस है, बिल्ट इन फंक्शंस है Node.js के, इनको हम यूज़ करते हैं। हेड को भी अगर चला के देख लेते हैं, लेकिन इसमें भी तरीका थोड़ा डिफरेंट है, स्टेटस कोड वगैरह सारी चीज़ें हैं। एरर आ गया, सही है भाई। हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। हमने क्या किया यहाँ पे, सर्वर को चलाया, रिस्पॉन्स के अंदर हमने राइट कर दिया क्या, हेलो वर्ल्ड, उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया और रेस्ट एंड कर दिया हम लोगों ने, सही है। मतलब रिस्पॉन्स को हमने एंड कर दिया। सर्वर अभी भी बंद नहीं हुआ, सर्वर अभी भी चल रहा है, सही है। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मिल गया। अच्छा, अगर मैं अब यहाँ पे स्लैश डालिए कुछ भी लिखता हूँ तो क्या मुझे हेलो वर्ल्ड दिखेगा? नहीं दिखेगा। कौन कौन बोल रहा है नहीं दिखेगा? स्लैश डालिए कुछ भी लिख रहा हूँ, जो कह रहा है हेलो वर्ल्ड नहीं दिखेगा वो हाथ खड़ा करें जल्दी से। ऊपर स्लैश लिखा नजर आ रहा है? एंड पॉइंट चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक राउट चेंज कर रहा हूँ, समझ ले तरीके का, ठीक है। तो क्या मुझे हेलो वर्ल्ड दिखेगा या नहीं दिखेगा? सिर्फ उसके जो कह रहे हैं हाथ खड़ा कर ले, मतलब जो कह रहे हैं नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। अभी तो दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? कोई भी एक्सप्लेन कर सके? अच्छा, और तो मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे उसको बताया ही नहीं है, वहाँ पे राउट्स डिफाइन नहीं करे मैंने उसको ना, वहाँ पे कुछ पता ही नहीं है उसको। अभी वो सिर्फ लोकल होस्ट पे चल रहा है, वो आगे आप कुछ भी लिखो एंड पॉइंट वो दिखता रहेगा। मुझे वहाँ उसको कंडीशनली बताना पड़ेगा कि भाई मेरा जो एक URL है अगर ये चेंज हो जाए तो मैं उस पर ये 40 का एरर दिखा दूँ, या मेरे पास अगर ये राउट ही नहीं है तो। बात समझ में आ रही है? अभी क्या है, अभी तो सिर्फ हमने रिस्पॉन्स में से राइट निकाला और चला दिया। अभी इसमें कोई कंडीशनली कोई वर्क नहीं हुआ कि अगर मेरे पास इस तरह का पाथ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा या मैंने कुछ इस तरह बनाया नहीं है, उस पर वर्किंग कुछ नहीं करी है, तो वो क्या होगा कि 404 का एरर दिखा दे। अब मैं कंडीशनली एक बना देता हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट URL है शायद, डॉट अगर बराबर हो किस चीज़ के, स्लैश के, सही है। स्लैश ही कहता है ना इसको। तो मैं क्या करूं, इसको यार देखो समझ लो ये चीज़ ना, रिक्वेस्ट के अंदर URL है, अगर वो स्लैश है तो मैं क्या दिखा दूं, हेलो वर्ल्ड। अदरवाइज मैं क्या दिखा दूंगा उसको, इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट करके दिखा देता हूँ कि भाई 404 नॉट फाउंड, सही है। काम करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको। अभी हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। अच्छा, मुझे सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, सॉरी, सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं रहता है। आप जब भी चेंजेस करोगे आपको करना पड़ेगा, उसके लिए हम नोडमॉन जैसी पैकेजेस यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर क्रिएट पे करता हूँ तो देखो क्या है 404, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? क्योंकि अभी ये राउट हमने कोई ऐसा बनाया नहीं है, कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, तो वो क्या करेगा,
नॉट फाउंड। इसी तरह एक्सप्रेस पे भी वर्किंग हो रही होती है आपकी, लेकिन पीछे सारा कोड यही होता है। अगर आप चाहो तो एक्सप्रेस का कोड जो है ना चेक करना, देखना गिटहब वगैरह पे मिल जाती है, तो सारा नोड.जेएस लिखा होगा, लेकिन वो नोड.जेएस इतना डेप्थ में लिखा होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ हो रहा है। सही है, ये सारी चीज़ें बैकएंड पे इसी तरह जावा होगी, जावा सिर्फ सारी चीज़ें यही होंगी, लेकिन इतना डेप्थ लिखा होता है उसके अंदर। पीछे उसको आपके लिए आसान बनाया गया है, लेकिन वो उन्होंने पीछे लिखा तो सब यही है, कोड यही लिखा होगा। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, एक राउट बनाता हूं। सही है, एक और सही है, या एक काम करता हूं मैं यहाँ पे लिखता हूं, एक फॉर्म बनाता हूं। सही है, और फॉर्म में एक इनपुट बना लेता हूं। इनपुट में मैं उसको टाइप बता देता हूं। टाइप क्या होती है? टेक्स्ट। अच्छा, मुझे यूज नहीं करना पड़ेगा, सिंगल यूज करना पड़ेगा। टाइप टेक्स्ट और नेम डाटा रख लेते हैं। ठीक है, और एक काम करते हैं, बटन भी बना लेता हूँ। इसका इसको मैं भी बताता हूँ, देखो टाइप टेक्स्ट अगर मैं नहीं भी लिखूँ तो आई थिंक डिफॉल्ट टेक्स्ट टाइप भी होता है ना, तो नहीं भी लिखा तो देख लेता हूँ। चलो, अगर मैं ऐसे करता हूं तो क्या मुझे ये दिखेगा? मतलब आपके हिसाब से ये स्ट्रिंग दिखेगा या एक टेक्स्ट दिखेगा या एक पूरा फॉर्म दिखेगा? एक सवाल है आप लोगों से। टेक्स्ट दिखेगा, मतलब फॉर्म नहीं दिखेगा, एचटीएमएल नहीं दिखेगी पूरी। कौन कह रहा दिखेगी? वो हाथ खड़ा कर ले। मैंने सर्वर स्टार्ट कर दिया ना। कैसे आ रहा है? टेक्स्ट में, टेक्स्ट में आ रहा है ना। अब ये टेक्स्ट में क्यों आ रहा है? एचटीएमएल में क्यों नहीं आ रहा? स्ट्रिंग तो दिया है मैंने, वो बात आपकी सही है। अभी मैं इसको स्ट्रिंग पर रखते हुए ही इसको एचटीएमएल में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी तक सर्वर को पता ही नहीं है आपने जो लिखा है वो एचटीएमएल है क्या है। उसको अभी तक उसको पता है क्या है, एक सिंपल क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है, तो उसको जो है ना बताने के लिए कि हमने क्या रखा है वहां पे, तो उसको हम एक हेडर के अंदर सामान भेजते हैं। हेडर का आपको आइडिया है? मैं बता देता हूँ। देखो, आप लोग जब फेसबुक पे लॉगिन करते हो, सही है, तो आपके पास एक टोकन जनरेट होता है। ठीक है, हम जब आगे JWT वगैरह पढ़ेंगे तो आपको चीज़ का आइडिया होगा। तो वो आपको रिटर्न में क्या करता है, एक टोकन देता है। सही है, वो टोकन आपकी क्या है, एक आइडेंटिटी है। सही है, बात समझ में आ रही है? आपके मतलब आपके फेसबुक अकाउंट के अंदर आपके अपने पर्सनल मैसेजेस हैं, सब कुछ चीज़ें आपका प्राइवेट चीज़ है। सही है, तो क्या मैं वो एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। सही है, तो हम क्या करते हैं, उस जब हम लोग यूज़र लॉगिन करता है, सही है, तो उसको हम रिटर्न में क्या करते हैं, एक टोकन भेजते हैं। सही है, टोकन की बेस पे ही वो आइडेंटिफाई होता है कि ये इस यूज़र का ही टोकन है या किसी और यूज़र का है। बात समझ में आ रही है? आप जब सब अलग अलग लॉगिन करते हो, सबका अलग अलग टोकन जनरेट होगा, किसी का भी सेम नहीं होगा। सही है, तो वो टोकन आपकी आइडेंटिटी होती है। सही है, और वो आपको ही असाइन होता है। मतलब अगर आप चाहो, अगर आप उसको एक बार ट्राई करना, लेना और किसी और के फेसबुक पे लॉगिन करने की कोशिश करना। सही है, तो क्या आप लॉगिन कर लोगे? नहीं कर सकते। ठीक है, उसके पीछे एक और चीज़ जाती है, मतलब एक तरीके से आपकी ईमेल को या आपके नाम को, एक सिंपल वर्ड में बोलता हूँ, नाम ले लेते हैं अभी। आपके नाम को क्या करते हैं, वो इनकोड कर देते हैं। सही है, और उसको टोकन के अंदर सेव कर देते हैं। मतलब एक हैश फॉर्म में टोकन जनरेट होता है प्रॉपर। सही है, उसके पीछे पूरे क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिथम इस्तेमाल होते हैं, RSA और SHA होता है। ठीक है, इस तरह के ये सारी चीज़ें क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिथम इस्तेमाल होते हैं जो आपके टोकन्स वगैरह को कन्वर्ट करते हैं इन चीज़ों के अंदर। होता आपका नाम वाम ही है, और सारी आपकी अपने पर्सनल डिटेल्स और सारा आपका जो डाटा होता है उसी को वो कन्वर्ट करता है इन चीज़ों में। हैशिंग जिसे बोलते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, तो सर्वर को भी इसी तरह बताना पड़ता है। इसी तरह हम हेडर के अंदर कुछ ना कुछ इस तरह सामान भेजते हैं, तो सिर्फ
सर्वर जो है ना आपका अपना ब्राउजर को पता होगा कि आपने उसको क्या भेजा है क्या नहीं भेजा, ठीक है। आपको आपको वैसे नहीं पता होगा, मतलब अगर आपको एक बात है, अभी तो आप प्रोग्रामर बन रहे हो तो आपको पता है कि यार बैकएंड पे अगर हम एक फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो किस तरह टोकन आता है, अदरवाइज जो बंदा नहीं है उसको तो नहीं पता ना पीछे क्या चल रहा है। या आपको इसलिए पता है, आप यहाँ पे सीख रहे हो, आपको लर्निंग हो रही है तो आपको पता है, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे इसमें, रेस डॉट सेट हेडर। अच्छा अब देखो ये क्या बोल रहा है, एक नेम आएगा, सही है, और एक वैल्यू आएगी। नेम बताओ क्या होगा, बताओ। कंटेंट टाइप, सुफियान बताओ। सेट हेडर में क्या करेंगे, कंटेंट टाइप डायरेक्ट एचटीएमएल या लिख दूं, बताओ जल्दी कोई और। इनर एचटीएमएल, तो वो एचटीएमएल में कर लेगा, प्लेन। अब चल जाएगा, कंटेंट टाइप सेम होगा, ठीक है। हम उसको बता रहे हैं कंटेंट टाइप, मतलब हेडर में सेट कर रहे हैं कि जो हम कंटेंट भेज रहे हैं उसकी टाइप क्या है, ठीक है। अभी इन्होंने बोला टेक्स्ट एचटीएमएल, ठीक है, तो टेक्स्ट एचटीएमएल चलेगा नहीं चलेगा आप बताओगे मुझे, चल जाएगा, चल जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा, चलिए भाई, सही है। तो ये डिफरेंस था, उसको पता ही नहीं था आपका टेक्स्ट जो आप भेज रहे थे वो क्या है, उसने वहां पे क्या कंसिडर किया हुआ था, टेक्स्ट। तो आप एचटीएमएल लिखो पूरे के पूरे जो है ना, आप पूरा पूरा पेज वहां पे लिख दो, उसको पता ही नहीं है, वो टेक्स्ट में ही करेगा जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि आपका कंटेंट टाइप क्या है। क्लियर हुई ये बात यहाँ पे। न्यू फॉर्म डेटा का आपको पता है, फ्रंट एंड पे आप लोगों ने काम किया, न्यू फॉर्म डेटा पे वर्किंग करी है, कितने लोगों ने करी है, अभी तक किसी ने नहीं करी। न्यू फॉर्म डाटा, हम जब डाटा भेजते हैं अपना बैकएंड पे इमेजेस को, तो किस तरह भेजते हैं, एज अ यूआरएल भेजते हैं डायरेक्ट। तो एक बाइनरी में डाटा जाएगा और दूसरा फाइल जाती है उसकी पूरी, तो वो कैसे भेजते हैं, वो हम न्यू फॉर्म डाटा करके भेजते हैं सारा काम, सही है। मैं दिखा देता हूँ अगर मिल जाता है तो। हम असल में हम लोगों ने इस तरह का काम किया नहीं था इमेजेस अपलोड वाला, ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने अपना वो वाला काम किया था जो मैंने प्रोजेक्ट दिए थे आप लोगों को बनाने के लिए, तो आपको फिर इस चीज़ को जो है ना एक्सप्लोर कर लिया होगा। नहीं किया तो देख लो, नजर आ रहा है सबको। न्यू फॉर्म डाटा करके लिखते हैं हम, सही है। इसमें क्या होता है, फॉर्म डॉट अपेंड होता है, मैं दिखा देता हूँ। इस तरह करके फॉर्म डाटा बनाते हैं हम, सही है। अपेंड करते हैं क्या, यूजर नेम, और इस तरह नाम भेज देते हैं, सही है। इसी तरह इसके अंदर पूरी हमारे पास फाइल जाती है, सही है। डाटा अगर आप देख रहे हो, इन सबको अगर हमें भेजना हो, ये तो जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, अदरवाइज अगर रिएक्ट में दिख जाए तो मैं दिखा देता आपको, ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये तो यहाँ पे खैर गेट कर रहा है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देख लेते, चलो समझो ये आपका इन्होंने पूरी मिसाल दी है, यहाँ पे इस तरह का डाटा है, सही है। इस चीज़ को देखो, नजर आ रहा है सबको, इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अगर आपको इंडस्ट्री में काम करोगे आप लोग तो फिर आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें कि हम फाइल वगैरह किस तरह भेजते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का इसने बताया हुआ है कि इस तरह की चीज़ें हैं, सारा एक डाटा बताया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे आंसर देने वाले ने बताया हुआ है कि किस तरह हम अपेंड करेंगे। न्यू फॉर्म डाटा बनाएंगे, फॉर्म डाटा में अपेंड करेंगे नाम, जो भी आपने नाम सेव किया होगा, एज, ठीक है। ये इसने कॉन्फ़िग बनाया हुआ है। कंटेंट टाइप, अच्छा देखो इसमें कंटेंट टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा, सही है। ये इसने एक अलग कंटेंट टाइप है, जो अभी हमने देखी वो क्या थी, टेक्स्ट HTML कंटेंट टाइप थी, ठीक है। इस तरह ये डाटा जाएगा और सीधा आप बॉडी में भेज दोगे डाटा। आप उसको जब आप देखोगे तो वो अलग फॉर्मेट में, अलग एक पूरा जेसन फॉर्मेट के अंदर दिखेगा आपको, सही है, अलग तरीके से मिलेगा। अच्छा, अब हम जब फाइल भेजते हैं तो फाइल हम लोग किस तरह भेजते हैं, जैसे इमेज की बात होती है, इमेज हम डायरेक्ट URL नहीं भेजते, ठीक है। डायरेक्ट URL हम इमेज नहीं भेजते। एक इमेज की फाइल होती है जो आपकी कहाँ पे अपलोड होती है, क्लाउड पे। कुछ अब हम लोग यहाँ पे जब बैकएंड बनाएंगे तो हम यूज़ करेंगे, तो वैसे तो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं क्लाउडनरी, ठीक है। क्लाउडनरी एक जो है ना, एक समझ लो क्लाउड प्लेटफॉर्म में लोग इस तरह जो है ना इसको सपोर्ट यूज़ करते हैं। फ्री भी है, इसकी भी लिमिट फ्री कितनी है मेरे ख्याल से, ये अच्छी खासी फ्री है ना, ये अच्छी खासी फ्री है। तो आप लोग उसको अपने प्रोजेक्ट में इजीली जो है ना इस्तेमाल कर सकते हो इसको। और AWS होता है, AWS के अंदर S3 बकेट होती है हमारे पास। ये चीज़ें आपको पता है ना, तो आपकी वैल्यू है। मतलब लोग बोलेंगे यार चलो उसको नॉलेज तो है एटलीस्ट चीज़ों की। अमेज़ॉन की जो है ना एक सर्विस होती है S3 के नाम से, ठीक है। इसमें ज़्यादातर लोग अपना डाटा वगैरह रखते हैं, स्टोर करते हैं, क्लाउड बेस्ड वर्किंग होती है, ठीक है। इस पे भी जो है ना हम अपनी इमेजेस वगैरह अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये पेड होती है, ये फ्री में नहीं है। फ्री है ये भी नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन इसका यूज़र अगर हम क्रिएट करते हैं तो शायद पहला यूज़र 12 महीने के लिए शायद फ्री होता है, मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेकिन होता है एक, या तो शायद पेड है। खैर, ज़्यादातर इंडस्ट्री के अंदर लोग अगर क्लाउड पे काम करते हैं, AWS पे काम करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है हम लोग S3 ही यूज़ करते हैं। वरना अगर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं S3 नहीं, क्लाउडनरी इस्तेमाल करो, तो वो क्लाउडनरी पे ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक दो और चीज़ें ही हैं, लेकिन ये ज़्यादातर रेयर यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो आपको इनकी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा डाटा क्या होता है, हमारी फाइल जाके यहाँ सेव होती है, उसका URL हमारे पास जाके जो है ना डाटाबेस में सेव होता है। बात समझ में आ रही है, सही है ना। डायरेक्ट आपकी फाइल कभी भी सेव नहीं होती है, ठीक है। तो S3 है और क्लाउडनरी, ठीक है। क्लाउडनरी को हम यूज़ कर लेंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो मैं ये चीज़ें थोड़ी डिस्कस करनी थी कि हम लोग बैकएंड को एज अ प्रोजेक्ट लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या प्रोजेक्ट लेके चलें जो एक तो शॉर्ट हो, जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि 3 महीने के अंदर हमें ख़त्म करना है। बैकएंड ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इस चीज़ को भी, लेकिन इतना कर दें कि आप अगर इंडस्ट्री में इंटर्नशिप पे भी जाओ एज अ बैकएंड, तो आपको नॉलेज हो और आपको काम करना आता हो, सही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो है ना कोरे दिमाग के लेके जा रहे हो, जिसको सिर्फ फ्रंट एंड आता है, बैकएंड की सिर्फ जो है ना थोड़ा बहुत पता है काम किस तरह होता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे जब कुछ लोगों के स्टूडेंट्स के जब देखे ना, तो उनका बैकएंड बहुत ज़्यादा वीक था, मैंने ये देखा, ठीक है। तो मुझे उससे इतना आइडिया हो गया सैलानी ने ज़्यादातर, या जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर फ्रंट एंड में ज़्यादा फोकस करते हैं और बैकएंड को जो है ना भगा के ख़त्म कर देते हैं, कि मतलब बेसिक्स पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं। तो जब वो एक्चुअली जब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग करते हैं या अपने लिए कुछ बनाते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता काम किस तरह करना है, सही है। तो आपको इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मैं जो अपना एक जो विजन लेके यहाँ पे चल रहा हूँ वो यही है कि यार आपको बैकएंड भी अच्छा आना चाहिए, फ्रंट एंड भी अच्छा आना चाहिए। अगर आप इंटर्नशिप पे जाओ फ्रंट एंड पे, तो आपको फ्रंट एंड की इंटर्नशिप भी मिल जाए, बैकएंड पे जाओ तो बैकएंड की भी मिल जाए। अगर आप पूरा फुल स्टैक जा रहे हो, मिड स्टैक जा रहे हो, तो फिर तब भी आपको ईजिली चीज़ दोनों चीज़ें मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग मुझे डिसाइड करके बता दो कि कोई 3 महीने का कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हम जल्द से जल्द अच्छा बिल्ड कर दें, ज़्यादा लेंदी भी ना हो, ठीक है, और आप लोगों के लिए भी जो है ना अच्छा फ़ायदेमंद हो। ये सर्विसेज सारी यूज़ करेंगे हम क्लाउडनरी वगैरह, ठीक है। इसको किस तरह यूज़ करते हैं, मल्टर जैसे पैकेजेस होते हैं उनको इस्तेमाल करके यूज़ करते हैं चीज़ों को, डायरेक्टली ऐसे इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। नोड.js की बहुत सारी चीज़ें हैं। चैट ऐप तो वेब सॉकेट की तरफ उस तरफ चले जाएगा ना, socket.io वगैरह, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। वो बेसिक्स बनाने के लिए तो मैं समझता हूँ 1-2 क्लास के अंदर हम निपटा देंगे,
बिल्कुल ही भाई जैसे मैंने वहाँ पे फायरबेस से बनाया था वैसा बना के हम निपटा देंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा इस वक्त के लिए। कोई इस तरह का प्रोजेक्ट हो ना जिसमें हम चार्ट इम्प्लीमेंट कर देंगे छोटी मोटी डाल के उसमें। हाँ एक्सप्रेस स्टार्ट होगी। एक्सप्रेस का थोड़ा सा पहले मैं बेसिक्स दूंगा ताकि आपको पता चले एक्सप्रेस वर्किंग किस तरह करी है, राउट्स वगैरह का, और फिर उसके बाद फिर हम ऑथेंटिकेशन पे वर्किंग करेंगे उसके बाद ना, कि ऑथेंटिकेशन किस तरह होती है JWT के थ्रू जो भी हम सारा काम है, सही है। हालांकि समझ लो ये एक लेंथी प्रोसेस है एक JWT का ना, जो हम दूसरे पैकेजेस इस्तेमाल करके उसको जो है ना आसान कर देते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट कस्टम बनाना आना चाहिए, सही है, सारी चीज़ों का, किस तरह लॉगिन साइन अप किस तरह वर्किंग कर रहे हैं, सही है, और उसके अंदर फॉरगेट पासवर्ड क्या चीज़ें, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये एक बार आपने कोड इस तरह का होता है, एक बार आपने लिख लिया ना तो आपको बस रीयूज़ करने वाला काम है ये ऑथेंटिकेशन वाला काम। हालांकि एक अच्छा खासा प्रोसेस, टेकिंग टाइम वाला प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जो है ना एक दिन में बैठ के बना दोगे आप, सही है, टाइम लगता है उसके अंदर भी थोड़ा सा। तो ऑथेंटिकेशन में वर्किंग करेंगे, उसमें भी राउट्स वगैरह बनाएंगे, सारी चीज़ें होगी, सही है, मिडिल वेयर वगैरह यूज़ करेंगे, सब चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम कोई प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, उसके अंदर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो वो थोड़ा सा आप मुझे गाइड कर दो तो हम उस हिसाब से फिर MongoDB का स्कीमा वगैरह भी तैयार करके रखेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हम लोग एक प्रोजेक्ट बिल्ड करने से पहले किस तरह दिमाग में चीज़ें या उसको एक कंप्यूटर में किस तरह बिल्ड करते हैं, ठीक है। एक ERD जिस तरह डिज़ाइन होती है, सही है, फ्लो चार्ट किस तरह डिज़ाइन होता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको इंडस्ट्री में इतनी सारी चीज़ें कोई सिखाता नहीं है, वो कहते हैं भाई क्या किसी ने सिखाया नहीं है तुम्हें चीज़ें, इस तरह बात होती है। अगर आप जाओ इंडस्ट्री में आपको ये बोलोगे यार ये कैसे होता है, ये क्या है, बोलेगा भाई क्या कहाँ से पढ़ के आ रहा है, सिखाया नहीं किसी ने, ये बात होगी। क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्री में उनको कोई ना ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो फीडर पीता हो उसको बस ऐसे बयाना रखे चल भाई तुझे सिखा देते हैं, ऐसा नहीं है भाई। आपको इतना काम आना चाहिए जितना वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है या जितना आपको वो रख रहा है। इंटर्नशिप पे इतना काम आना चाहिए कि आप API बना सको, ERD फ्लो चार्ट का आइडिया हो कि अगर वो आपको छोटी सी API दे दे, कोई भी दे देता है काम करने के लिए, तो आपको बनाना आना चाहिए, आप उसको एक्सप्लेन कर सको। मैं भी सिस्टम आर्किटेक्चर और इन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहा मैं, लेकिन एक बेसिक्स की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ये बेसिक्स चीज़ें ERD और अपना फ्लो चार्ट वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। मैं जब भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ हमेशा इससे पहले सारा वर्किंग करता हूँ, एक हफ्ता बैठ के सिर्फ चीज़ पे वर्किंग करता हूँ कि मुझे क्या क्या स्कीमा में क्या रखना है, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बीच में कुछ हो सकता है मिस हो जाता है समटाइम, या चलो कुछ तो फिर बाद में उसको ऐड कर देता हूँ। ये क्लाइंट के लिए भी अच्छा होता है, उसको भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि यार मैंने ये पूरा स्कीमा तैयार किया है, ठीक है, इसमें ये चीज़ें होंगी, ये फ्लो होगा, हमारा यूज़र इस पर क्लिक करेगा बटन पे, इस पेज पे जाएगा, इस पेज के बाद वो इस पेज पे जाएगा, 2 ऑप्शंस होंगे कि अगर वो इधर चला जाए इधर चला जाए, ये सारा पूरा फ्लो चार्ट तैयार होता है ये, ठीक है। क्या क्या टूल्स होते हैं सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, तैयारी भरपूर होगी। लेकिन बाकी आपकी तरफ से मेहनत है, आप लोग करो और प्रोजेक्ट मुझे बता दो कि किस चीज़ को लेके चला है, चैट आप उसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे हम, ठीक है। तुम एक बड़ी लेवल पे चैट आप कह रहे हो ना, जैसे व्हाट्सएप की तरह ग्रुपिंग वगैरह, फंस जाएंगे फंस जाएंगे फंस जाएंगे, मेरे हिसाब से फंस जाएंगे। UI तो आप लोग बनाओगे, ये तो है, सही है। सॉकेट आया और कोई सजेशन, सबसे पूछ रहा हूँ मैं, वो अकेला थोड़ी, आप सब बता सकते हो मुझे, जो बातें कर रहा है जरा वो जरा सामने आ जाए, कौन है ये, वकास है मेरे ख्याल से, ही है ना। इधर आगे बैठो जरा, तुम इधर आओ, आगे आओ। प्रोजेक्ट बनाया था, हैकाथॉन सबमिट कर दिया, चलो तुम्हारा हैकाथॉन तो देखता हूँ। और कोई रियल टाइम, तो वो भी तो रियल टाइम की बात कर रहा है। रियल टाइम हम पढ़ेंगे लेकिन हम ज़्यादा एडवांस पे उस पर नहीं जाएंगे, रियल टाइम में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, सही है।
मतलब आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो उसके अंदर आपके पास जो एक इन ड्राइव पे अगर आपकी ड्राइवर की जो लोकेशन आ रही है और वो चल रहा ट्रैक हो रहा है, वो बेसिकली सारा रियल टाइम पे काम हो रहा है, ठीक है। वो भी अगर पढ़ने जाएंगे तो बहुत खतरनाक चीज़ है वो भी, सही है। खतरनाक से मुराद ये कि लेंथी चीज़ें हैं, डेप्थ में सारी चीज़ें चली आएंगी। अभी मैं स्टार्टिंग में अगर आपको ऐसी चीज़ लेके आऊँगा, यहाँ से जितने बैठे हैं अभी आधे पौने भाग जाएंगे, काफ़ी तो भाग चुके हैं ना। नेक्स्ट चेस में भाग गए थे सारे, इन चीज़ों में भाग जाएंगे अब तो। नेक्स्ट चेस तो फिर आसान चीज़ थी, ठीक है। बैकएंड थोड़ा सा और टफ चीज़ है, बैकएंड टफ चीज़ है, ठीक है, मैं कहता हूँ, और थोड़ा सा दिमाग वाला काम है। तो अगर आप कोई दो चीज़ें आप कहते हो यार मैं इन चीज़ों में मैं चीज़ें कर लूँगा, मैं आपको कहूँगा बैकएंड पे जाओ, फ्रंट एंड छोड़ दो, ठीक है। छोड़ने से मुराद ये नहीं है बिल्कुल ही छोड़ दो, ज़्यादा फोकस ना करो, पढ़ो उसको भी समझो, काम वाम करो, ऐसा नहीं है नहीं छोड़ो, मतलब भूल जाओगे बोले यार बैक फ्रंट एंड करना ही नहीं, ऐसा नहीं है, जो है ना फ्रंट एंड को भी रखो, लेकिन आपकी लॉजिक्स अच्छी है और आप कहते हो कि यार जो है ना मैं बैक एंड कर सकता हूँ, क्यों, दिमाग अच्छा है मेरा, सही है, और काम चोर हूँ मैं, ठीक है, सिंपल वर्ड के अंदर। फिर इंशाल्लाह नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को, ठीक है। अच्छा भाई, हमने यहाँ तक बना दिया था, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहीं पे पेस्ट कर देते हैं और एल्सिफ बना लेते हैं एक, ठीक है। और यहाँ पे बना देते हैं फॉर्म, एक अलग राउट बना दिया हमने फॉर्म का, सही है। और यहीं पे इसको हटा के इसको हम हेलो वर्ल्ड ही कर लेते हैं, सही है। स्लैश के जो हमारा राउट है, मतलब जो हमारी होम डायरेक्टरी, उस पर हमने क्या रखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, और स्लैश फॉर्म पे हमने उसका जो है ना हमने एक फॉर्म बना लिया, ठीक है। बटन के अंदर हमने शायद कुछ लिखा नहीं था इसलिए नज़र नहीं आ रहा था, सबमिट ही कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, न्यू फॉर्म डाटा समझ में आ गया ना आप लोगों के, ठीक है। इसको आप फ्रंट एंड पे जब आप कोई डाटा भेजोगे, कोई फाइल भेजोगे या कोई इमेज भेजोगे, तो आप न्यू फॉर्म डाटा के थ्रू ही भेज सकते हो। अदरवाइज आप अपने डाटा को भी जो है इस तरह उसको मेंटेन कर सकते हो, मतलब जेसन फॉर्मेट में भेजना ही आपने ऑलरेडी, तो फॉर्म डाटा करके भेज दो तो वो भी डाटा मिलेगा ही इस तरह। सॉरी, कोड पे मारे, एक मिनट, कोड पे कुछ नहीं किया फिलहाल, अभी वैसा ही है। सिर्फ मैंने क्या किया कि जो स्लैश का राउट है उस पर हमने हेलो वर्ल्ड ही रखा हुआ है, और एक दूसरा हमने एल्सिफ बना दिया जिसपे हमारा राउट फॉर्म है, और उस पर हम जो है अपना फॉर्म दिखाएंगे, ठीक है। सर्वर में अपना स्टार्ट कर देता हूँ, दोबारा हम इस पर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। स्लैश फॉर्म पे अगर हम जाते हैं तो फॉर्म हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हाँ, एक काम करते हैं, इसको नीचे ले आता हूँ, नेटवर्क के टैब पे जाएंगे, हम कुछ भी लिखते हैं और यहाँ पे जब सबमिट करेंगे तो, अच्छा गेट की API चल रही है, हमने वहाँ पे डाटा सेट नहीं किया है ना, मतलब अभी आप देखोगे तो क्या हो रहा है, न्यू फॉर्म डाटा और जो हमने डाटा सेट किया था वो यहाँ पे आ रहा है। ये बेसिकली गेट की API में चलता है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ उसको डिफाइन कर सकते हैं, कहाँ पे, फॉर्म पे, एक्शन, एक्शन में हम URL डालते हैं, ऐसा ही है ना। दूसरा क्या होता है, मेथड, है ना, और मेथड क्या है हमारे पास, पोस्ट, ठीक है। अब हम पोस्ट का मेथड इस्तेमाल करेंगे, दोबारा सर्वर स्टार्ट करते हैं, सबमिट किया और उसकी API चली है, सही है। 200 चला है, पेलवर्ड में हमारे पास डाटा जा रहा है, सही है। आगे कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने कुछ अभी तक कुछ सेट किया नहीं है। अभी सर्वर पे हमने डाटा सेट किया, अभी कहीं जा नहीं रहा, अभी मिलेगा हमें। अभी सिंपल एक दिखाया मैंने कि नॉर्मली मैंने एक
कुछ भी डाटा लिखा है, सही है, सबमिट किया है फॉर्म के अंदर, उसने फाइल कब करके एक डाटा भेज दिया, सही है, ये नॉर्मली काम हुआ है। अब हमारी पोस्ट ये पेज चल रही है। अच्छा डाटा आपको दिखेगा कैसे? अगर मैं यहाँ पे सबमिट करते हैं, यहाँ तो नहीं दिखेगा। डॉट नेविगेट कुछ होता है, मैं भूल गया। डॉट ऑन होता है शायद। ये एक इवेंट लेता है हमारे पास, और इसमें डाटा इस तरह दिखता है हमारे पास। डाटा मतलब ये डाटा वो डाटा नहीं है जो हमने ऊपर लिखा है, ये एक इसका फॉर्मेट है इस तरह लिखने का ना। मैं बताता हूँ, यहाँ पे हम डालेंगे तो देखो क्लोज ड्रेन एरर फिनिश पाइप सब कुछ आ रहा है। यहाँ पे डाटा होता है, एक डाटा होता है, ऑन होता है, पता नहीं मैं भूल गया हूँ। रेस्ट डॉट ऑन देख लेते हैं यार, रेस्ट डॉट ऑन इन नोड.js। रेस्पॉन्स स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, रेस्पॉन्स डॉट ऑन। एक काम करते हैं, यहाँ देख लेते हैं। रिस्पॉन्स डॉट ऑन तो है लेकिन कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ ऑन डाटा है, सही है, सही तो कर रहा था मैं। डाटा है, डाटा के बाद हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन है जिसमें हमारे पास क्या आता है, चंक कर लेते हम इसको, और एक काम करते हैं यहाँ पे एक लेट डाटा के नाम से एक बना लेते हैं, या न्यू डाटा, और हम यहाँ कर लेते हैं न्यू डाटा प्लस इक्वल टू चंक। इसको अगर मैं लॉक करूं, दोबारा रीस्टार्ट करके देखते हैं। फॉर्म पे हम खड़े हुए हैं, सब हटा देते हैं, कुछ भी सबमिट करते हैं। लॉक तो नहीं हो रहा है, इसमें लॉक हो रहेगा, इस पर तो नहीं होगा। अच्छा जी, यार एक काम करते हैं, हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, सही है। इसमें हम फाइल क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं कॉन्स्ट fs, ठीक है, fs के नाम से होता है, ठीक है। फाइल सिस्टम से कहते हैं हम लोग, फाइल रीड करने के लिए, फाइल क्रिएट करने के लिए नोड.js में इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसको भी आप चाहो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो, और इसमें ये मिलेगा आपको नोड.js फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम के अंदर आपको सारे जो है ना इसके, भाई इसका मसला ये है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत बेकार है मेरे हिसाब से, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चीज़ें क्लियर नहीं होती इसके अंदर, समझ में नहीं आता इसमें क्या चल रहा है, चीज़ें क्लियर नहीं होती इसके अंदर ना। अभी तक हमने जो डॉक्यूमेंटेशन देखी है रिएक्ट की, नेक्स्ट.js की, काफ़ी क्लियर चीज़ें लिखी होती हैं और पता चल रहा होता है ये इस तरह काम करना है। या हमने फायरबेस की देखी, उसमें भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन अलग ही चलती है बहुत। W3 स्कूल पे भी शायद इनकी है ना, वहाँ पे भी कुछ मिल जाता है। हाँ देखो ये fs करके हमने रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, रीड फाइल, क्रिएट फाइल, अपडेट फाइल और डिलीट फाइल, और सारी चीज़ों के लिए है ना यहाँ पे इस तरह इसको यूज़ करते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसको रीड करने के लिए ना, अब मैंने अगर कोई फाइल क्रिएट करनी है तो मुझे उसको बताना पड़ेगा मेरी करंट डायरेक्टरी क्या है, ठीक है। उसको भी मैं डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, कॉन्स्ट पाथ। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक होता है प्रोसेस डॉट CWD करंट डायरेक्टरी। इसमें भी मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पता नहीं कब पढ़ी थी मैंने। fs डॉट रीड है, नहीं ये भी नहीं है, प्रोसेस डॉट सी, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ होती है, मैं भूल रहा हूँ, रुक देख लेते हैं अभी हम। किसी को पता है यहाँ पे करंट डायरेक्टरी के लिए और क्या यूज़ करते हैं, मैं भूल रहा हूँ। नोट जेएस किसी ने पढ़ी है? सुफियान, नोट जेएस पढ़ी है ना तुमने? डायरेक्टरी करने के लिए कौन सी कमांड होती है, कुछ पता है? प्रोसेस डॉट CWD तो पता है मुझे, इसके अलावा इसको एक फंक्शन में रखते हैं, पाथ करके। हाँ, पाथ डॉट, इसमें रखते हैं रिजॉल्व चंक, नहीं डायरेक्टरी नेम में देख लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक मिनट देख लेते हैं यार, प्रोसेस डॉट CWD लिखते हैं, ठीक है। हम फॉर्म सबमिट करेंगे, डाटा आएगा, उसको फिर हम एक यहाँ पे फाइल क्रिएट करके सेव कर लेंगे। प्रोसेस और CWD से हम लोगों ने करंट डायरेक्टरी रीड करेंगे, और पाथ तो निकालें पहले हमारा जो करंट पाथ क्या है, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना स्लैश डाटा डॉट TXT। अगर DR के नाम से ही है तो फिर तो कंफर्म यही है, वरना मुझे जो है ना कुछ और लग रहा है यहाँ पे ना। करेंगे ये हम कि यहाँ पे डाटा रीड हो रहा है, डायरेक्टरी तो हमने रीड कर ली है। चेक करना चाहिए मैं यहाँ पे लॉक करके यहाँ पे क्या आ रहा है पाथ के अंदर। और मैं इसको यहीं पे रीड कर लेता हूँ। ओके, ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया हमने यहाँ पे इसको पाथ, इसको नेम कर देते हैं। अच्छा देख लो, डायरेक्टरी हमारे पास आ रही है, सही है, आ रही है ना, सही किया हमने। C यूजर्स SMIT डेस्कटॉप फरीद बेस्टन, जो हमने एक फोल्डर बनाया है, मतलब करंट डायरेक्टरी का मतलब यही है इस चीज़ का। प्रोसेस बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नोड प्रोवाइड करता है हमें, और डॉट CWD का मतलब यही है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो हमारी डायरेक्टरी है उसने वो उसका पाथ हमें निकाल के दे दिया, सही है। वरना हमें क्या होता है, वैसे हम ये क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके वहाँ से ला भी सकते थे, लेकिन ये तरीका सही नहीं है जब हमें प्रोसेस CWD दे रहा है तो। और ये क्या करेगा, डाटा जब हम फाइल क्रिएट करेंगे तो हम एक जो डाटा होगा उसको इसमें डाल के
और data.txt की हमारी फाइल बन जाएगी, हमारा डाटा सारा वहाँ जाके सेव हो जाएगा। सही है, फाइल अभी बनाई नहीं लेकिन डायरेक्टरी रीड हो गई हमारी। काम करते हैं, इसको भी करते हैं थोड़ी देर के लिए बंद। सही है, रिस्पॉन्स सॉरी फाइल सिस्टम डॉट क्रिएट राइट है, राइट शायद राइट फाइल होगा ना। अभी सिंक नहीं करा रहे, इसको सिंपल रखते हैं अभी। डाटा है हमारे पास, ऑप्शन है, ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन दिए होते हैं, मतलब हम ज़रूरी नहीं है हम वो चीज़ यूज़ करें। और दूसरा हमारे पास एरे बफर है, ठीक है। यहाँ पे हम रख लेंगे अपना पाथ नाम रखते हैं, यार मैं भूल गया हूँ बिल्कुल ही, काफ़ी टाइम पहले काम किया इन चीज़ों पे। आई थिंक हमारे पास यहाँ पे आएगा फाइल का नेम है ना, पाथ नहीं डिफाइन करना पड़ेगा इसको। देखा पाथ, यहाँ पे पाथ आएगा। सही है, ये तो हमने क्रिएट करा है ना पाथ नेम। सही है, कंटेंट है और एरर है। सही 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 से जा रहा है। फाइल पाथ है हमारे पास, और अगला हमारे पास क्या आएगा, फाइल आ रहा है। सही है, डाटा हमारे पास, डाटा हमारे पास क्या आ रहा है, हमने न्यू डाटा के नाम से रखा हुआ है। सही है, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन हम रख नहीं रहे, हम कॉल बैक रख रहे हैं। ठीक है, कॉल बैक के अंदर हम वर्किंग करेंगे। ये हमारे पास इसमें हम कर देते हैं रेस्ट डॉट एन आएगा, डॉट रेस्ट ऑन, और इसके अंदर भी हमारे पास एक इवेंट आएगा, क्लोज का आएगा या एंड का आएगा, एंड का है शायद। और इसके अंदर हमारे पास कॉल बैक है। इसमें हम एक काम करते हैं, रेस्ट डॉट राइट रेस्पॉन्स डॉट राइट, पर चल जाए मैं बता दूंगा आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। डाटा रिसीव्ड, RECIVED रिसीव्ड, सही लिखा है ना, हाँ RECEVID सही है, रिसीव्ड। ठीक है, अच्छा देखो उसको थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। पहले ये हमने काम किया, यहाँ पे क्या किया हुआ है, इफ की कंडीशन लगाई है हेलो वर्ल्ड और एंड कर दिया इसको। ठीक है, एल्स इफ में हमने फॉर्म रखा हुआ है, फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, एक बता रहे हैं उसको, सारा फॉर्म जो है हम क्रिएट करेंगे। और इसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं आगे, एक लेट डाटा हमने बनाया हुआ है, एक वेरिएबल। ठीक है, इसको मैं काम करता हूँ, एक एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर देता हूँ। बेसिकली मैंने बताया था आपको, जो डाटा हमारे पास आएगा वो थोड़ा तोड़ तोड़ के आता है ना, तो ये क्या करेगा, मिला के एक वेरिएबल में सेव कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, चंक्स के अंदर उसको मिला के, इसको हटा देता हूँ मैं, लॉग हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सेव कर लेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हमने पाथ नेम बता दिया, वहाँ पे हमारी एक फाइल क्रिएट होगी जो हमने यहाँ बता दिया, इसको process.dbr, और बाकी ये जो आपके बाद ये एक फाइल नहीं क्रिएट करेगा बेसिकली ना, data.txt के नाम से। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको एंड कर देंगे और मैसेज दिखा देंगे डाटा रिसीव। ठीक है, आई होप ये चल जाए। फाइल नेम ना, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डिफाइन करने से चल जाता है ये, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा dr है कि नहीं है, मुझे दूसरा मेथड याद पड़ रहा है, पाथ स्ट्रिंग
दूसरा मेथड है वो, चलो देख लेते हैं चला के, होगा तो यार अब तो चल जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम रख देते हैं हेलो, कुछ भी रख देते हैं, सबमिट करते हैं। फॉर्म में गया और ये फाइल क्रिएट होनी चाहिए एक, नहीं हुई है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ पे अबे हाँ टेक्स्ट ही होगा ना, सही, टेक्स्ट फाइल नहीं होता, टेक्स्ट फाइल होता है, सही हो गया। दोबारा ट्राई मारते हैं एक, डाटा हमारा जा रहा है, सही है। फाइल क्रिएट होनी चाहिए, फाइल क्रिएट नहीं हो रही है, मतलब मसला है। यार यहाँ पे tr नेम है, क्या है, ज्वाइन है और सेट विन टू स्पेस। काम हमारा सही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे हो रही है, स्टार्ट एंड, समझ नहीं पा रहा है गड़बड़ कहाँ हो रही है। एक मिनट दो जरा मुझे, फाइल क्रिएट नहीं हो रही है। फाइल सिस्टम रीड फाइल पाथ डाटा कॉल बैक भी दे दिया हमने, राइट फाइल। यहाँ पे क्या रहे हो, कहाँ पे, यहाँ पे क्या रहे हो, तो पाथ नेम का क्या मकसद है फिर इसका, इसको तो यूज़ करना है ना, स्लैश डाटा डॉट टी एक्स टी से ये जो है ना आगे क्रिएट लगा देता है, मतलब हमें आगे बनाना पड़ता है ना, फाइल इसको यूज़ करते हैं, लेकिन उसको डायरेक्टरी पता नहीं है ना कहाँ बनाना है, डाटा डॉट टी एक्स टी। चलो देख लेते हैं यार, एक ये भी ट्राई मार लेते हैं। वैसे मैंने जब किया था तो पाथ से किया था हम लोगों ने, यहाँ पे इसी तरह किया था, मुझे याद पड़ रहा है। ये पुरानी चीज़ें हैं, ये तो आपको मिलेंगी भी नहीं मेरे ख्याल से, तक मैं देखता भी नहीं हूँ। यूट्यूब वगैरह पे मिल जाता है वैसे, नोट जेएस वगैरह का पढ़ाते हैं, इतना फाइल सिस्टम वगैरह पढ़ाते हैं ज़्यादातर। आजकल मैंने देखा ज़्यादातर लोग एक्सप्रेस पे डायरेक्ट जंप मारते हैं, आजकल कोई भी नहीं पढ़ाता नोट जेएस, ज़्यादातर लोग एक्सप्रेस पे ही डायरेक्ट जंप मारते हैं। यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी उसकी बात नहीं कर रहा मैं। वो तो स्पेसिफिक किसी भी चीज़ के आ जाएंगे, लेकिन एक मर्न स्टैक की अगर बात की जाती है ना, तो नोट जेएस को लोग सिर्फ नहीं पढ़ाते, ऊपर ही ऊपर से बस बता देते हैं ये नोट जेएस है, ये चीज़ें एक हिस्ट्री बता दी, उसके बाद फिर डायरेक्ट एक्सप्रेस पे चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो पर्पस होता है वो बस यही होता है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के दिखाना और ये सब चीज़ें। ये चीज़ें मैंने तब पढ़ी थी 2021 में, हमारे टीचर में पढ़ा रहे थे, बैकएंड जो हमने पढ़ा था, उसके बाद से मैंने देखा भी नहीं है इसको। क्रिएट हो जा, वो तो गई, लेकिन डाटा नहीं आया, यहाँ डाटा नहीं आ रहा, क्यों?
वो तो आ जाएगा, फिर तो आ जाएगा ना, फिर तो आ जाएगा। लेकिन हमें तो फॉर्म से रिसीव करना है, ये तो यहाँ तो मिल जाएगा। कुछ भी लिख दो, बटन दबा दो, यहाँ पे डाटा के अंदर आ रहा है। लेकिन हमें जो चाहिए वो हमारा इनपुट डाटा चाहिए, rest.n के अंदर ही मिलता है हमें डाटा, rest डाटा के अंदर ही मिलता है। एक काम करते हैं, क्लास में ये तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे जो भी बंड है इसके, ठीक है। फिर एक्सप्रेस ही स्टार्ट कर देंगे हम वहीं से, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ें जो है ना कोई इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं होती ना, आप बिल्कुल कोर नोड जेएस पे काम करते हो। बस बताने का पर्पस यही है कि आपको पता हो चीज़ों का, कि अगर कोई आपसे सवाल कर ले कि भाई नोड जेएस आप बोल तो रहे हो मर्ज स्टैक में भी तो एन आ रहा है ना नोड जेएस, तो नोड जेएस आपको आती है, क्या आती है, किस तरह फाइल सिस्टम रीड कर रहा है, क्या राइट, तो आपको पता होना ज़रूरी है जी। हो गया, आओ ज़रा। गलती कहाँ हो रही है दिखाओ। ये सारा डेटा रिसीव कर लिया हमने, जैसे इसको सबमिट किया ना, इधर सही है, एलसीएफ का राउट सबमिट है, पोस्ट करा बॉडी बॉडी वो अपेंड करा चंक डॉट पोस्ट करके यहाँ वो डेटा चलेगी बॉडी के अंदर। फिर यहाँ पे एंड में क्या किया, फाइल सिस्टम में गया, एक मिनट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। मैंने गलती क्या करी, मैंने रेस्ट डॉट फाइल सिस्टम को, मैंने गलती यहाँ ये करी है ना, बताता हूँ तुम्हें मसला क्या आ रहा है। इस पूरे फाइल सिस्टम को उठाना है और इसके अंदर डालना है, और इसको पूरे को इसके अंदर एंटर कर दो। यही हुआ है, यकीनन चल रहा है ना पूरा बस। चंक डॉट पोस्ट करके यार चंक वैसे स्ट्रिंग भी आ रहा है ना, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग कर तो दिया है, कर तो दिया, ये देखो सर कॉन्केट तो कर रहा ही है, लेकिन चलो देख लेते हैं। रेस्ट डॉट डाटा चंक तो ये सारा ये हो गया। फिर मैंने क्या किया, एक और वो बनाया रिक्वेस्ट का बनाया, रिक्वेस्ट डॉट ऑन, ठीक है। रिक्वेस्ट किया, एंड किया, यहाँ ये बात कॉल बैक लगाई, पैराम डॉट न्यू यूआरएल सर्च बॉडी ली। अबे यही तो गलती कर रहे हैं हम। बॉडी लेने के बाद फिर क्या किया, ये स्टोर करा दिया नेम, जो मैंने जो भी वहाँ मैंने वहाँ इनपुट दिया, तो राइट फाइल किया, नाम दिया, स्टोर कराया। फिर वो जो अगर एरर होगा तो वो एरर बता देगा, बाकी रिजॉल्व पे ये हमें कंटेंट डेटा सेव सक्सेसफुली ये मैसेज आ गया। मैं यहाँ कुछ और भी करता हूँ, जैसे अब तो फाइल क्रिएट हो रही है ना। हाँ फाइल ये आगे ऑन डाटा डॉट टीएक्सटी में पूरा मेरा वो आ गया। अब ये देखें चेंज भी हो गई, आपके नाम से आ गई। अच्छा जी गड़बड़ी यहाँ पे ये करिए, उसमें रिक्वेस्ट करना चाहिए था। रिक्वेस्ट करना है सर, रिस्पॉन्स नहीं करना। शिट, आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, ऊपर दोनों पे, समझ गया मैं, यहाँ पे ना ऑन पे, दोनों पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सही है, सही, बाकी सब तो सही है ना, सेम है। ये रिस्पॉन्स की जगह रिक्वेस्ट करेंगे आप। समझिए बैठ नहीं आएगा। बता दो।
एक मिनट, गलती जो है ना मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ पे। हाँ, रिक्वेस्ट आएगा, दोबारा करते हैं एक। नहीं, वो तो ऑलरेडी रहेगा, डाटा रहेगा, आगे ऐड करेगा। मैं दिखाता हूँ, कुछ भी अगर हम डालते हैं, सर्वर रिस्टार्ट किया मैंने। अच्छा, दोबारा एक ट्राई मारते हैं। आ गया डाटा। अच्छा देखो, गलती क्या हो रही थी हमारी यहाँ पे कि ये जो ऑन का इवेंट है जो हमें यूज़ करना था, वो हम रिस्पांस पे यूज़ कर रहे थे, ये हमें रिक्वेस्ट में यूज़ करना था। सारी गलती बस ये थी। अब जैसे ही हमने इसको चेंज किया, यहाँ पे डाटा हमारे पास रिसीव हो रहा है और हमारे पास सेव हो रहा है। सही है। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, एलसीएफ बनाया हमने एक फॉर्म का, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, सेट हेडर किया है। सही है। और यहाँ पे जो हमने फॉर्म जो है ना राइट किया था, ठीक है, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया न्यू डाटा के नाम से। सही है। रिक्वेस्ट डॉट ऑन के अंदर हमारे पास डाटा आता है, तोड़ तोड़ के आता है, चंक्स के अंदर आता है। ठीक है, चंक्स का मतलब होता है तोड़ तोड़ के आ रहा होता है, बिल्कुल ही। मैंने उसको क्या किया, डाटा को सेव करके एक न्यू डाटा के अंदर सेव करा दिया। सही है। तो जो भी हमारा डाटा आया था, जैसे हमने क्यूबर्टी लिखा, वो हमारे पास डाटा में सेव हो गया। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट डाटा के बाद हमें उसको एंड भी करना होता है। हमने एंड किया। एंड के फंक्शन में हमने क्या किया, ये सारे मेथड जो है ना आपको इसमें होते हैं। ठीक है, आप जब इस पर होवर करोगे तो आपको पता चल रहा होता है, यहाँ पे इवेंट आ रहा है। ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है ना, इवेंट लिसनर। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई आती हैं। इवेंट हमने लगा दी। लिसनर के अंदर हमने क्या किया है, फाइल सिस्टम डॉट राइट फाइल, और फाइल का नाम बता दिया हमें कौन सी फाइल क्रिएट करनी है। सही है। उसके बाद हमने अपने डाटा को, मतलब आप इस पर भी जाओगे तो होवर करोगे, आपको पता चल जाएगा। पाथ डाटा, डाटा कोई भी हो सकता है आपका, स्ट्रिंग एरे जो भी है। ठीक है, अभी बता रहा हूँ। और उसके बाद कॉल बैक। ठीक है, एक कॉल बैक हमने कॉल कर दिया, और कॉल बैक के अंदर फिलहाल हमने सिर्फ रेस्ट डॉट राइट और रेस्ट डॉट एंड कर दिया। जब हमने कॉल किया, वहाँ पर डाटा की एक फाइल क्रिएट हुई। सही है। और उसमें डाटा इज इक्वल टू क्यूबर्टी, मतलब क्रिएट होकर डाटा हमारे पास आ गया। सही है। मकसद बस सिर्फ इस चीज़ का यही था आज की क्लास में बताने का कि Node.js को सिर्फ एक बेसिक लेवल पे बंदे को पता होना चाहिए। इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं इससे। ठीक है, फाइल सिस्टम किस तरह रीड करती है, राइट करती है, आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है। और सम टाइम Node.js पे बैकएंड पे आप वर्किंग कर रहे होते हो तो आपको इस तरह होता है कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, एक्सप्रेस से हट के भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा एक बिल्कुल बेसिक सा Node.js था। इस पर जो है ना हमने बस एक ओवरव्यू कर लिया, आपको आइडिया हो गया। जावास्क्रिप्ट ही है, सब कुछ वही है। जावास्क्रिप्ट ही है ना इसके अंदर, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप जो कोई नई चीज़ पढ़ोगे। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्रेस पढ़ेंगे तो उस पर फिर हम थोड़ी सी कुछ नई चीज़ें देखेंगे। हालांकि वो भी जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन कुछ नई चीज़ें होंगी उसकी, तो वो आप स्टडी करोगे, देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, उसमें थोड़ा सा मैं आपको पहले बेसिक्स बताऊंगा कि राउट्स वगैरह, कंट्रोलर, मिडलवेयर वगैरह सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक प्रोजेक्ट्स लेके चलेंगे। स्टार्टिंग करेंगे ऑथेंटिकेशन से। ऑथेंटिकेशन के अंदर लॉगिन, साइन अप। सही है। किस तरह टोकन आता है, यूज़र लॉगिन करता है। सही है। रिफ्रेश टोकन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ हम पहले विदाउट डीबी वर्किंग करेंगे, फिर डीबी, मोंगोडीबी यूज़ करेंगे हम। ठीक है, उस चीज़ों को पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट का मैंने आप लोगों से पहले भी पूछा था, आप भी बता दो कि आप लोगों के जहन में कोई ऐसा है तो मुझे बता दो, हम उसको लेके चलते हैं। जैसे उसने बताया चैट ऐप, अब बाकी आप लोग बता दो। इतना तो पता है ना प्रोजेक्ट वगैरह क्या बनाना चाहिए, क्या ज़रूरी है, तो मुझे भी आइडिया हो जाएगा, तो मैं अपने हिसाब से फिर वर्किंग कर लूँगा ना। बताओ। किसी को कुछ नहीं पता? आप बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, मेरे पास तो भरपूर आइडिया है। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि आप लोगों के जहन में हो गया यार कोई चीज़ मुश्किल है मेरे लिए, तो उसको। वॉलेट? किसकी बात करूँ, वॉलेट की बात करूँ?
अच्छा वो खैर नहीं, वो अलग चीज़ है, नहीं नहीं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, फाइनेंस की तरफ जा रहे हो तो हम एपीआई अगर हुआ तो बता दूंगा, स्ट्राइप वगैरह की कैसे जो है ना इंटीग्रेशन वगैरह होती है, बहुत आसान चीज़ें हैं सारी, इतनी मुश्किल नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन भी सब अवेलेबल होता है इन चीज़ों का कि किस तरह पेमेंट मेथड आप इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। स्ट्राइप हो गया हमारे पास, और पेपाल वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, पेमेंट गेटवे सारी है। इसके अलावा और तुम सब्र कर लो ज़रा, चैट अप देखते हैं, अभी सब्र करो। इसके अलावा लोगों को बोलने तो दो। ई कॉमर्स, अच्छा सही है। और कौन सी मैनेजमेंट? हाँ भाई तू, जीरा पता है, तीन तीन महीने में कहाँ बनेगा जीरा, बेसिक्स भी बनाने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। स्लैक भी तो बड़ा है, बेसिक लेवल पे चलना है मुझे, तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ ना, क्या जहन में आप लोग हो गए? इवेंट मैनेजमेंट वाला, बुकिंग सिस्टम वाला, फूड पांडा, और कोई? कॉइन मार्केट कैप, रियल टाइम डाटाबेस है सारा ये। जी हाँ, हाथ खड़ा कर रहे हैं आप, बोले। आवाज नहीं आ रही यहाँ तक आपकी। ट्रैवल एंड टूर, सही सही कह रहा है। और कोई? प्लेटफॉर्म, सही है। और कोई? क्या बना दे? आवाज नहीं आ रही। टू डू लिस्ट तो बन जाएगी, आप जब काम करोगे टू डू लिस्ट तो बनेगी, ऑटोमेटिकली बनेगी। चलो मैंने आपकी राय भी सुन ली, फिर मैं देखता हूँ मुझे क्या जो है बेहतर लगता है, फिर 3 महीने में आपको काफ़ी लर्निंग हो जाए उसके अंदर, तो फिर मैं आपको बताता हूँ हिसाब से, सही है। तो नेक्स्ट क्लास में तो हम पहले वही पढ़ेंगे अपना एक्सप्रेस वगैरह ही पढ़ेंगे, सही है। तो आप लोगों ने आना है, छुट्टी नहीं करनी, सही है। और बाकी रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा। जिसने असाइनमेंट सबमिट, हैकाथॉन सबमिट नहीं कराया, मैं सिर्फ आज के लिए खोलूँगा और सबमिट करा देना, उसके बाद फिर मैं दोबारा मौका नहीं दूंगा और फिर वो कोर्स में नहीं बैठेगा, सही है। अल्लाह हाफिज़। डेटाबेस में क्या पढ़ाओगे? पढ़ा लो, पढ़ा लो, एक लो। नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन काम करना और पढ़ाना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। वो पढ़ा नहीं सकता, ऐसा है, बिल्कुल होता है ऐसा, मुझे पता है, अंदाजा है। मुझे लग रहा है जॉब पोर्टल बनाता है, जॉब पोर्टल हायरिंग मैन बना देते हैं, सुफियान भाई वाली बना देता है, सुफियान भाई को भी फायदा हो जाएगा, बोलेंगे चलो लाओ। वो मुझे बोले थे काम वगैरह करना है, उसमें थोड़ा कुछ एआई वगैरह की इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करानी है तो सही, लेकिन उसके लिए इम्प्रूव करना है। मैंने बोला मिलते हैं, फिर बात बात करते हैं। आते हैं, अभी इनकी क्लास स्टार्ट होगी, उनकी क्लास है अभी इनकी। अच्छा, ऐसा ना आया था, हाँ सही सही सही। वहाँ मिले थे। ऐसा को मैं स्टार्टिंग से जानता हूँ, उसका फेसबुक पेज जब स्टार्ट किया था ना उस टाइम से। ऐसा ना याद ना, फिर वो बैठे थे होटल पे, मैं था, ऐसा था, शहजाद था, हाँ हाँ सबको जानता हूँ। और एक दो लड़के यही बैठे थे, सब लगाई हमने। उसके बाद फिर मिले ही नहीं, ऐसा आया नहीं, आया था
कम है ना। हाँ अरे इधर ही है ये जौहर से आगे जाते हैं जौहर क्या नाम है जौहर चौरंगी सफूरा। सफूरा सफूरा की साइड। अच्छा मेरे सफूरा भी, मैं सफूरा से ज़्यादा हूँ। अच्छा आप भी आई वीडियो चलती है और चलो अच्छा कट करनी पड़ेगी। यार कट करने की ज़रूरत नहीं है।